मैंने देखा कई लोग पूछने वाले नहीं, मुसलमानों में कई लोग थोड़ा नर्वस थे इस बात को लेके। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्यों नर्वस हैं इस बात को लेके? आपने क्या गुनाह किया है? जितना ये मुल्क हिंदुओं का है, जितना सिखों का है, जितना ईसाइयों का है, उतना ही मेरा है। मेरा कंट्रीब्यूशन कोई कम थोड़ी है। कोई मेरा नाम लेके किसी को गोली मार दे तो क्या मैं जिम्मेदार हूं या मेरा मजहब जिम्मेदार है? मैं तो खुद कहता हूं कि मिनट की चौथाई में उसको गोली मार देना चाहिए थी जिसने हमारे 26 लोगों को मार दिया। ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी। था क्यों नहीं वहां पे गोली मार? वहां था क्यों नहीं? तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि फौज को और पुलिस को वहीं मार देना चाहिए था उन्हें, और उनको इबरत का निशान बना देना चाहिए था। लेकिन आप फेल हो गए, और आपके फेलियर्स का ठिकरा आप मेरे ऊपर फोड़ रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे खिलाफ नफरत। कश्मीरी स्टूडेंट्स चंडीगढ़ में तमाम जगह बेचारे अपने अपने घरों को वापसी के लिए परेशान होने लगे। एक दहशत का आपने माहौल बना दिया। 184 हादसा हो गए, छोटे बड़े इंसिडेंट्स हो गए। तो ये सब करा जाता है बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। मेरा अपना ये मानना है, इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है? सब कि ये जो मुसलमान है ये एक मुखौटा है, एक स्मोक स्क्रीन है। हमें तो दिखा के नफ़रत फैलाई जाएगी और ये बताया जाएगा कि यही दुश्मन है, इन्हीं के खिलाफ आपको एकत्रित होना है, इत्तेहाद करना है, वोट करना है, मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस को दिखाना है। असली टारगेट तो दलित आदिवासी है, असली टारगेट तो कुछ और है। असली टारगेट तो संविधान को रिप्लेस करना है, जिसकी लड़ाई है। संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से कमज़ोर किया जाता है, क्या है संविधान? संविधान जब संविधान है, जब उसमें जो इदारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, जब वो मजबूत हैं तो संविधान मजबूत है। जब उसमें जो एनंसिएटेड या इनुमरेटेड अथॉरिटीज़ हैं संविधान में, जब वही कमज़ोर हो जाएंगी तो संविधान के क्या मायने रहेंगे? वो एक किताब हो जाएगी जिसके आप पन्ने पलट लिए, खुश हो जाइए डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ के। क्या आर्टिकल 200 में गवर्नर की पावर है बिलों को पास करने की, 201 में प्रेसिडेंट की पावर्स है बिलों को। हो रहा है अभी वो डिबेट सुप्रीम कोर्ट में, दोबारा रेफरेंस में जाएगा वो। तो ये मैं टॉपिक से डाइवर्ट करके आपको ये बता रहा हूँ ये पूरा इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है। विक्रम मिश्री साहब को करा, और अब तो हद ही हो गई। 4 दिन पहले जब मध्य प्रदेश के एक सीनियर कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने उस फौजी बहन को, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी को, कहा कि आतंकवादियों की बहन है, जिसके वालिद भी फौजी, जिसका हस्बैंड भी फौजी, जिसका शौहर भी फौजी, जो ख़ानदानी फौजी, जिसने कसम खाई है अपनी मुल्क की सालमियत को, अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने के लिए, और बखूबी कर भी रही है। इस पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान वॉर में या कॉन्फ्लिक्ट में, ये जो 4 दिन 5 दिन 20 दिन से चल रहा है, जो 4 दिन चला, इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी का कंट्रीब्यूशन तो खुद सरकार ने माना है। उसी सरकार के मध्य प्रदेश सूबे के एक मंत्री उसको आतंकवादियों की कहते हैं बहन से ही हमने उनके ऊपर हमला करवाया। इतनी शर्मनाक बात है। अगर किसी सरकार में, किसी पार्टी में, मैं समझता हूँ ज़र्रे की बराबर भी शर्म होती है अशोक भाई, तो शायद 5 मिनट नहीं लगते, बेटा 1 सेकंड बात पूरी करेंगे, उसे 5 मिनट नहीं लगते, वो उनको मंत्रिमंडल से हटाता और पार्टी से सस्पेंड करता। इसमें कोई दो राय थी नहीं, इसमें सोचने की भी बात नहीं है। अगर यही काम मेरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्षी दल ये काम कर देता कि किसी फौजी के बारे में, ये तो बहुत बड़ी बात कही कि उसे आतंकवादियों से मिला दिया, छोटी बात भी कर देता तो उसको नोच खाते, एंटी नेशनल देशद्रोही उसको खिताब दे देते, और कोई गलती से वो मुसलमान होता तो शायद उसकी लिंचिंग हो जाती या वो जेल में होता, घर उस पे उसके बुलडोजर चल चुका होता। तो आज तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पाइन दिखाई, रील की हड्डी दिखाई, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, उस पर एफआईआर का आदेश करा, जो बड़े रिलेक्टेंटली उन्होंने एफआईआर करी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कल सुनेंगे। तो सरकार उस मंत्री को जिसने हमारी फौजी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों से मिलाया, सरकार, बीजेपी की सरकार उनको पूरी तरह से डिफेंड कर रही है। उसके एक दिन बाद उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है उनका, देवास, उन्होंने देवास या देवड़ास उनका नाम है, डिप्टी सीएम। ये मुझे तो अभी ऐसा लगता है बहुत से लोगों के नाम अशोक भाई ऐसे पता चलते हैं, इन्हें मशहूर ही नहीं हो पाते हैं। जब मुसलमानों को गाली बकते हैं या कोई ऐसी निगेटिव या नफरत की बात करते हैं तो उनके नाम पता चलते हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौज जो है नतमस्तक है मोदी जी के चरणों में।
देखिए फौज का किस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उसके बाद वो भी अपने पद पे बने हुए हैं। तो कोई शर्म हो, कोई लज्जा हो, बेहीस, बेगैरत, बेशरम पार्टी उसमें बैठे ओहदेदारान और उस पार्टी को डिफेंड करती हुई गिद्ध जैसी बेशरम, बेहीस, बेगैरत मीडिया जो रोज़ नंगे होते हैं और फिर नंगे होने के बाद दोबारा अगले दिन उसी प्लेन फेस के साथ बैठ जाते हैं और फिर वही झूठ बोलने लगते हैं। तो जिस तरह से ये पूरा मामलात हुए 22 तारीख से लेके आज तक, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं 25-26 दिन में, तो जिस तरह से उन 4-5 उग्रवादियों ने मारा, उसको ऐसे डाइवर्ट किया गया कि वो मज़हब देख के गोली मार रहे थे। अब जब ये डिस्कशन होने लगा कि मज़हब देख के गोली मार रहे थे, तो किसी ने ये नहीं पूछा कि ये जो सरहद क्रॉस करके आए थे, तो हमारी सरहदों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी किसकी है? आज तक अकाउंटेबिलिटी पे बात ही नहीं हो पाई। केंद्र में सरकार आपकी, सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी। जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी है, लेफ्टिनेंट जनरल केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी होम मिनिस्ट्री की, यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। पुलिस भी उन्हीं की है क्योंकि आपका एलजी बैठा हुआ है, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी आपके हाथ में है। तो किसी ने ये नहीं पूछा कि सरहद क्रॉस करके ये जो 5-6 उग्रवादी अंदर आ गए और 26 लोग हमारे शहीद हो गए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? 26/11 हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी 2008 में। यही जो आज प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ताज के बाहर राजनीति कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को कोस रहे थे और कह रहे थे कि ये सरकार की विफलता है। यही कहा था इन्होंने। कांग्रेस आज तक यही कह रही है हम सरकार के साथ हैं, हम इस पे राजनीति नहीं करेंगे। कांग्रेस ने अब 4 दिन से ये बात पूछना शुरू करी है, अपोजिशन पार्टीज़ ने, बतौर ख़ास कांग्रेस ने, कि जो सीज़ फायर हुआ है वो सीज़ फायर भारत को अनाउंस करना चाहिए था या दोनों मुल्कों के डीजीएमओस को अनाउंस करना चाहिए था। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के अनाउंस करने से पहले यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने, ट्रंप ने अनाउंस किया या उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अनाउंस किया। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है कि हम थर्ड पार्टी कैसे इंटरफेरेंस कर रहा है। ये हमारे और पाकिस्तान के मामलात हैं और सीज़ फायर किन शर्तों पे हुआ, इसके जवाब दें। आज तक आप इस पे साफ़ ही नहीं हो रहे। आपको उस पर राजनीति करना है, उसका असर लेना है, उसका श्रेय लेना है कि हमने बहुत बड़ा काम किया। उसके लिए तो मोदी जी अपना सीना चौड़ा करते हैं, जबकि सारी बहादुरी, सारा पराक्रम जो है वो हमारी फ़ौजों का है, एयरफोर्स का है, नेवी का है, आर्मी का है, लेकिन उसकी आप वाहवाही मोदी जी लेते हैं। लेकिन सीज़ फायर किन शर्तों पे हुआ है उसके बारे में आप कुछ नहीं बता रहे हैं। ट्रंप बार बार कह रहे हैं, कभी सऊदी जाके कहते हैं, फिर कतर जाके कहते हैं, और एक आप फॉर्मल सा स्टेटमेंट कह देते हैं कि नहीं वो हमारी और डीजीएमओ की बातचीत हुई थी, उस पर सीज़ फायर हुआ है। इस पर तो प्राइम मिनिस्टर को फ़ौरन आके खुद बयान देना चाहिए था कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ये हमारा, लेकिन दें कैसे? अब इसमें बोलेंगे तो बहुत सी बातें बोलेंगे, अशोक भाई हंस रहे हैं, उसमें बहुत सी बातें बोलें कैसे? लेकिन बहरहाल ये हमारे लिए तकलीफ़ का बायस है कि भारत डोमिनेटिंग पोजीशन से, क्योंकि हमारी फ़ौज बहादुर है, ज़बरदस्त है, और हम जानते हैं कि हम जब चाहेंगे दुश्मन को कुचल सकते हैं, उसके लिए इंटरवेंशन यूएस ने किया, जिसका प्रेसिडेंट बार बार कह रहा है अगर उनकी बात को सच माने, और हमारी सालमियत को, सॉवरेनिटी को एक तरह से, और हमारे इंडिपेंडेंस को, हमारे अपने मामलात में दखलंदाजी हम इसे मानते हैं। तो जो नैरेटिव पिछले 25, 26, 27 दिन तक चलाया गया, वो चलाया गया मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए, और उस नफ़रत का फ़ायदा जो आका सरकार में बैठे हैं उनको मिल सके, उस बात को और मजबूत करने के लिए इस तरह का नैरेटिव चलाया गया। हमारी बहन नरवाल ने और तमाम लोग जो वहाँ से आए, उन लोगों ने जिस तरह की बातें करी वो डिफ्यूज़ हो गया, और आज ये इस तरह की कोई बात नहीं होती है। अब बात यह है कि इसका क्या सॉल्यूशन है। जैसे अशोक भाई ने कहा, मुझसे जब वो 3 दिन थे तो मैंने कई लोगों से मेरी बात हुई, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए। अक्सर ये अगले दिन से ये डिस्कशन शुरू हो गया था कि मुसलमान पूछ के मार रहे थे, हिंदू पूछ के मार रहे थे। तो हमसे भी कई लोगों ने डिस्कशन किया, वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में। तो मैंने देखा कई लोग पूछने वाले नहीं, मुसलमानों में कई लोग थोड़ा नर्वस थे इस बात को लेके। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्यों नर्वस हैं इस बात को लेके? आपने क्या गुनाह किया है? जितना ये मुल्क हिंदुओं का है, जितना सिखों का है, जितना ईसाइयों का है, उतना ही मेरा है। मेरा कंट्रीब्यूशन कोई कम थोड़ी है।
कोई मेरा नाम लेके किसी को गोली मार दे तो क्या मैं जिम्मेदार हूं या मेरा मजहब जिम्मेदार है? मैं तो खुद कहता हूं कि मिनट की चौथाई में उसको गोली मार देना चाहिए थी जिसने हमारे 26 लोगों को मार दिया। ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी। था क्यों नहीं वहां पे गोली मार? वहां था क्यों नहीं? तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि फौज को और पुलिस को वहीं मार देना चाहिए था उन्हें, और उनको इबरत का निशान बना देना चाहिए था। लेकिन आप फेल हो गए और आपके फेलियर्स का ठिकरा आप मेरे ऊपर फोड़ रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे खिलाफ नफरत। कश्मीरी स्टूडेंट्स चंडीगढ़ में तमाम जगह बेचारे अपने अपने घरों को वापसी के लिए परेशान होने लगे। एक दहशत का आपने माहौल बना दिया। 184 हादसात हो गए, छोटे बड़े इंसिडेंट्स हो गए। तो ये सब करा जाता है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। मेरा अपना ये मानना है, इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो किसी भी मुसलमान को इस बात से दबाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सही हैं, आप इस मुल्क के एक इज़्ज़तदार नागरिक हैं, शहरी हैं, आप संविधान को मानने वाले हैं, किसी गलत काम में आप मुलव्विस नहीं हैं, आप अपने मुल्क के फलाह के लिए सोच भी रहे हैं, आपकी नीयत भी है और आप उसके लिए काम भी कर रहे हैं। तो आप काहे के लिए डरेंगे? कोई आपका गिरेबान पकड़ के कैसे कह सकता है कि तू मुझसे कम शहरी है, तू कम भारतीय है? मुझसे कोई कह के दिखाए। मैं अशफाकुल्ला खान हूँ, मैं मौलाना आज़ाद हूँ, मैं APJ अब्दुल कलाम भी हूँ, मैं जाकिर हुसैन भी हूँ, और मैं पंचर जोड़ने वाला भी हूँ, पतंग बनाने वाला भी हूँ। मुझसे कोई कैसे पूछ सकता है? तो दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मुल्क डिस्पाइट ऑल दी नफ़रतें और ये सब जो माहौल बनाया जाता है, जैसे अशोक भाई कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि ये बातें कभी नहीं थी, ये बातें थीं, कहीं ना कहीं थीं, लेकिन इस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुई थी। जिस तरह से हेट को, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, जैसे फैज़ साहब आप कह रहे थे कि मीडिया में जिस तरह चलाते हैं, तो हर चीज़ की अथॉरिटी है, हर चीज़ के रेगुलेशन के लिए संविधान में अथॉरिटी दी गई है या कानून में अथॉरिटी दी गई है कि कैसे मीडिया को कंट्रोल करें। लेकिन वही बात, जब वो अथॉरिटीज़ अपनी ताकत को, अपने काम को भूल के सरकार के पिट्ठू बन जाएंगे तो कैसे आप रेगुलेट करेंगे? तो कोई भी अथॉरिटी अपना काम करे तो वो ताकतवर है। तो एक तो आप नर्वस ना हो। मीडिया का जहाँ तक नैरेटिव है, ये जो दूर दराज इलाक़ों में लोग रहते हैं, कस्बों में, गाँवों में, जिनको ये इंडोक्ट्रिनेट कर सकते हैं, मान लिया हम दिल्ली में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं या पढ़े लिखे हैं, वकालत करते हैं, तो हमें मालूम है क्यों हो रहा है। बहुत सी चीज़ें हम वो भी समझ लेते हैं जो बिटवीन द लाइंस होती हैं, जो कहीं नहीं जाती हैं लेकिन समझ आ जाती हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि एक तो वो जो अंधभक्त की परसेंटेज है, 20% माने, 25 माने, 30%, जो भी आप तादाद लगाएं, वो उसको ताकत मिलती है इससे, उसको इससे ग्लूकोज मिलता है, एकदम वो टाइट हो जाता है। और एक वो है मासूम जो गांव में है, कस्बे में है, जो इसका वाकई में शिकार हो जाता है। जैसे वो आप कह रहे हैं हमारे पड़ोसी शिकार हो गए, इस्लामाबाद पे कब्ज़ा हो गया, कराची में हो गया, वो वाकई में रात में लोगों को ऐसा लगा 1 घंटे को कि फ़ौज अंदर पहुंच गई और उनका जो जनरल था मुनीर, उसको अरेस्ट कर लिया, बंदी बना के खींचते हुए ला रहे हैं जंजीरों में, तमाम बातें। तो वो शिकार हो जाते हैं। इसको काउंटर करने का तरीका ये है कि जो पैरेलल मीडिया है, सोशल मीडिया है, जबकि पैसे के बल पे उन्होंने सोशल मीडिया को भी काफ़ी हद तक कैप्चर कर लिया था 4-5 साल पहले तक। लेकिन अब जिस तरह से, जैसा आपने कहा कि छोटे छोटे यूट्यूबर, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर हर आदमी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है और सबकी ज़िम्मेदारी है। ये मुल्क सबका है, ना तेरा है ना मेरा है, ये मुल्क सबका है। और ना समझी ये बात तो इसमें नुकसान सबका है। तो हम सबको मिल के इस बात को, इस जिम्मेदारी को समझना है कि जो सच बात है, कहीं मिस इन्फॉर्मेशन है। आपने 1 मिनट की वीडियो बनाई कि ये हालात नहीं हैं, हालात ये हैं, ये मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं। तो आप अपनी एक ज़िम्मेदारी अपने मुल्क के लिए, संविधान के लिए आप पूरी कर सकते हैं। एक तो बात ये है कि इसको इस तरह से काउंटर करें मुसलमान हेट को कि बिल्कुल नर्वस ना हो, बहादुरी से खड़े हों, बिल्कुल एहसास कमतरी का शिकार ना हो, बिल्कुल ये ना सोचें मैं उतना ही बड़ा नेशनलिस्ट हूँ, पैट्रियट हूँ जितना कोई भी भारतीय हो सकता है। और हैं हमें क्या ज़रूरत है? इस बात को कहने में भी हमें शर्म आना चाहिए। मतलब मुझे इस बात को एजर्ट करना पड़ रहा है, तो ये भी मेरे पैट्रियटिज्म के ऊपर सवालिया निशान है, बेइज्जती है मेरी। लेकिन आज का दौर ऐसा आ गया कि मुझे बताना पड़ रहा है। दूसरी बात, मीडिया को काउंटर करिए। तीसरी बात, जो जैसे अशोक भाई ने कही, एक बड़े पुराने, मेरा ताल्लुक़ रामपुर से है, मेरी स्कूली तालीम वहीं हुई है, फिर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म रहा हूँ 10 साल, फिर वकालत। तो एक बड़े पुराने दुबे जी हैं, पंडित जी, रामपुर में हमारा उनसे बड़ा डिस्कशन रहता है, सियासी और सामाजिक डिस्कशन होता है।
कई साल पहले, 4-5 साल पहले एक दिन दुबे जी मुझे रामपुर में मिले, मुझसे कहने लगे पंडित जी कि ये तो बहुत अच्छा कर दिया मोदी ने मुसलमानों के साथ। तो मैंने कहा क्या आप बातें कर रहे हैं, तमाम देखिए हमारी लिंचिंग हो रही है, तमाम हमारे साथ हमारे ख़िलाफ़ मंसूबा है और तमाम बातें। कह लेंगे नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा कर दिया। जब किसी कौम पे दबाव आता है, उस पर जुल्म होता है, जब उसका सप्रेशन होता है, तो फिर वो अपने लिए लड़ाई लड़ती है, वो अपने पैरों पे खड़ी होती है। 1992 का बाबरी मस्जिद का, दुबे जी ने कहा कि 1992 का बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन मुसलमानों के लिए एक अवेकनिंग थी और वहाँ से मजबूती आना शुरू हुई। और 2014 का नरेंद्र मोदी का इलेक्शन सुपर अवेकनिंग है, हालात बदल रहे हैं। मुसलमान बच्चे, लड़के लड़कियाँ अपने पैरों पे खड़ा होना, पढ़ के अपने आप को सलाहियतमंद बनाना, अपने लिए रोज़ी रोटी पैदा करना, अपने लोगों को सही करना, अगर किसी का कोई सिस्टम ख़राब है वो उसको ठीक करना। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ है। तो जैसे ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हमारे ऊपर हो रहा है, लेकिन अब आप देखिए ना नौजवानों को, नई जनरेशन को देखिए, वो पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। जिसे नहीं करना है उसे नहीं करना है, हो सकता है वो 10 साल बाद होश में आए। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ है जिससे हमारा बहुत फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए किस तरह से इस मीडिया ने एक मुझे शेर याद आ रहा था, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया उसका और वो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। किस तरह से मीडिया मोदी जी को खुश करती है। एक शेर है, मुझे नहीं मालूम इसके शायर कौन है। लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक़ बहुत, झुका के सर सब शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक़ सलामत रहे शहर और बहुत। ये पूरे मुल्क में आग लगा देंगे, हुजूर का शौक़ पूरा होना चाहिए। और जैसे राहत इंदौरी साहब ने कहा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज़्ज़त में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो यहाँ पर तो सभी को इसके बर्न को, इसकी जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स है, रिपरकशंस है। आपने टॉपिक रखा है कि मुसलमानों पे रिपरकशंस, मुसलमानों पे तो रिपरकशंस है ही इसके, लेकिन ओवरऑल इसके रिपरकशंस हमारे मुल्क पे हैं। तो हमें बहुत ही बहादुरी से, इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, संविधान को आगे रखते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए इस लड़ाई को लड़ना है। इस तरह की आगे लगातार ये करते रहेंगे। और जैसा अशोक भाई ने कहा कि अब ये जो 2024 के इलेक्शन का नतीजा था, इसके बाद इन्हें समझ में आ गया कि ये जो डेवलपमेंट का एक मॉडल का एक बेवकूफ़ ढकोसला था वो फेल हो गया। वो 19 तक चला, आप जीत गए, 24 तक वो फेल हो गया। और जब इनकी 19 में भी पुलवामा चल गया था, इसलिए हो गया था, नहीं तो काफ़ी निगेटिविटी थी। जो फरवरी में पुलवामा हुआ उसके बाद वो बदल गया और वो सब कुछ, वो जिसे कहते हैं ना द किंग इज़ नेकेड नाउ, उनका बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। तो अब आप देखें जून 2024 से पिछले 11 महीने में लगातार हिंदू मुसलमान नफ़रतें फैलाई जा रही हैं। तासुब का बाज़ार बिल्कुल गर्म है, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे, कभी गोश्त की दुकानों पे, कभी मस्जिदों पे, कभी वक्फ पे, कभी पहलगाम अटैक पे। लगातार मुख्तलिफ़ सूबों में जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वो एड और एबेट कर रहे हैं। उनकी अब इम्प्लाइड कंसेंट नहीं है कि चुपचाप बैठे में करते रहो, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब तो एक्सप्रेस कंसेंट है कि करो अब। तो इस तरह से लगातार ये नफ़रत फैला रहे हैं। तो अब विकास के लिए 2 करोड़ नौकरी दे नहीं सकते, किसानों का हाल बेहतर कर नहीं सकते, तो सिर्फ हिंदू मुसलमान झगड़ा कराना है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना है, यही बचा है। इसको काउंटर करने का सिर्फ एक ही तरीक़ा है कि हमें और आपको, हिंदुओं को और मुसलमानों को और सिखों को और ईसाइयों को और पूरे मुल्क के हर बाशिंदे को इस बात को समझना है कि हम सब एक हैं, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को एक रखने की ज़िम्मेदारी हमारी है और हमें एक साथ ही रहना है, एक साथ ही जीना है। इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे और इस मुल्क को सलामत रखेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि ये हमारी ये इत्तेहाद, ये इत्तेफाक, ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी सलामत रहे। बहुत शुक्रिया।